हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपके जो पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है सुपर 30 MCQs ऑन इंग्लिश लिटरेचर। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये 30 क्वेश्चन का क्या जो है चक्कर है, इससे पहले भी 30 क्वेश्चंस कराए थे। एक्चुअली ना मैं ये छांट के 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। अभी तबीयत जो है वो पूरी तरीके से ना ठीक नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक जो है खड़े होकर समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को 30 क्वेश्चंस करके ही करवा दूं, उससे भी बहुत होगा। अच्छा, अभी मैं ये 30 क्वेश्चन करके 100 तक पहुंच जाऊं, फिर उसके बाद आपको एक राइटर करवाऊंगी। ये आप यकीन मानिएगा, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग भी देखिएगा, कुछ अच्छे से नए से प्यारे से क्वेश्चंस हैं जो मुझे भी लगा कि बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं एंड इट विल हेल्प यू आउट। देखिए, ये क्वेश्चंस नॉट ओनली फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, ये आपको हेल्प करेंगे हर जगह। क्यों? क्योंकि इनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैं बताती चलती हूँ, जो आप लोगों को एक क्वेश्चन में ये मानिए 2 या 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए टाइम और वेस्ट ना करते हुए हम अपना जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट करते हैं। और ये रही आपके सामने पहली, मेरी फ्लोटो को हटा के पहली स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइम रॉयल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोएट्री बाय। राइम रॉयल, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कि ये राइम रॉयल क्या है। देखिए, राइम रॉयल एक स्टेंजा फॉर्म है जो कि 7 लाइन स्टेंजा होता है और इसे चौसेरियन स्टेंजा भी कहा जाता है, क्योंकि चौसर ने, इसका आंसर है चौसर ने इसे यूज़ करा है अपने लॉन्ग पोएम ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ये देखिए 2 क्वेश्चंस बन गए, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एंड पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। चौसर ने ये 7 लाइन स्टेंजा अपनी पोएम ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एंड पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में इसे यूज़ किया है। 7 लाइन का स्टेंजा होता है, दिमाग में आता है कि राइम रॉयल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे स्कॉटलैंड के राजा जेम्स ने इसे अपने वर्क किंग स्क्वायर में यूज़ किया, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा राइम रॉयल। तो राइम रॉयल या चौसेरियन स्टेंजा 7 लाइन का स्टेंजा चौसर के द्वारा यूज़ किया गया था ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एंड पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। हालांकि देखिए इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग रहती है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की इसकी स्पेलिंग अलग है, शेक्सपियर की स्पेलिंग अलग है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स की भी, मगर मैंने इंग्लिश में इसको लिख दिया है। तो प्लीज़ डोंट इसमें ये मत कहिएगा कि आपने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, हो सकता है लिख रखी हो, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हियर निमो इज मैड अगेन इज द सब टाइटल ऑफ। ये जो क्वेश्चन है, हियर निमो इज मैड अगेन, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। एलिजाबेथन एज में एक नया जॉनरा आया था, दैट वाज रिवेंज ट्रेजेडी। और ये जो जॉनरा था, इसमें एलिजाबेथन जो राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे सेनेका से, और उनमें ही से ही किड ने जो है वो प्रभावित होकर एक वर्क लिखा था स्पेनिश ट्रेजेडी और हियर निमो इज मैड अगेन। तो इसमें जो हियर निमो इज मैड अगेन इज द सबटाइटल ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी का ये सबटाइटल है और इसी से ही प्रभावित होकर one of the sources of Hamlet is the Spanish tragedy. तो Spanish tragedy में Here Nemo is Mad Again is the subtitle of Spanish tragedy, जो कि लिखी है किड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does Keats call Sylvan historian? कीट्स जो है वो किसे कहता है सिल्वन हिस्टोरियन? कीट्स, जॉन कीट्स, जो कि यंगर रोमांटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग पोएट्स में से एक, जिन्हें बेचारे को बहुत कम उम्र में जिसकी मृत्यु हो गई, जिसे ब्लैकवुड मैगजीन वालों ने धो के जो है बेचारे की बेइज्जती करी।
तो जॉन कीट्स जिन्होंने अपने जो उन पे लिखा है जो एपिटैफ है, हियर लाइज द वन हुज नेम इज रिट इन वाटर, तो उन्हीं कीट्स ने अपनी सिल्वन हिस्टोरियन किस में कहा है, उन्होंने कहा है ये एक मिनट, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में कहा है। ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में उन्होंने अर्न जिसमें अस्थि कलश को कहते हैं, उसे उन्होंने सिल्वन हिस्टोरियन कहा है, क्योंकि वो अपने अंदर सारी हिस्ट्री जो है वो समेटे हुए है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। कल्चर एंड अनार्की इज़ अ प्रोज वर्क बाय। कल्चर एंड अनार्की किसका प्रोज वर्क है? कल्चर एंड अनार्की प्रोज वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का। मैथ्यू आर्नल्ड जो कि बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज को, और ये कल्चर एंड अनार्की जो है ये एक सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज है और ये कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश हुआ था सबसे पहले। एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क है कल्चर एंड अनार्की। ये सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज है, that's a series of periodical essays, and it was first published in the Cornhill magazine. कॉर्नहिल मैगजीन में ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था, बाद में बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था। तो कल्चर एंड अनार्की इज अ प्रोज वर्क बाय मैथ्यू आर्नल्ड। द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये किसका वर्क है? कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर ये वर्क है टॉमस डी क्विंसी का। ये उनका एक पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी में से ये एक हिस्सा निकाला है, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, जो कि टॉमस डी क्विंसी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने कन्फेशंस करे हैं। एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है ये, तो टॉमस डी क्विंसी का वर्क है। और टॉमस डी क्विंसी इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर दिस वर्क, बल्कि उनका एक और फेमस मतलब वर्क तो उनके कई सारे फेमस हैं, लेकिन उनका एक और है ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किसने लिखा है ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ, तो ये भी टॉमस डी क्विंसी का है। तो टॉमस डी क्विंसी का वर्क है कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर एंड ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ। Who wrote the famous line? ये आप लोगों ने ये फिगर्स ऑफ स्पीच में और उसमें कई बार ये लाइन पढ़ी होगी, God made the country and man made the town। ये लाइन आखिरकार बोली किसने है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ये लाइन है बहुत फेमस पोएट विलियम कॉपर की। ये लाइन विलियम कॉपर की है, और विलियम कॉपर फोर रनर थे रोमांटिक पोएट्री के। कॉलरिज ने उन्हें कहा है वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न पोएट्स, और ये जो लाइन है ये द टास्क पोएम से ली गई है। इट इज़ टेकन फ्रॉम द टास्क। फिर दोबारा से बता देती हूँ कि ये जो फेमस लाइन है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द मैन, इट इज़ रिटन बाय विलियम कॉपर, और उन्होंने ये द टास्क पोएम से ली गई है। Who called Milton the poetical son of Spencer? ये काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, 2016 के पेपर में पूछा भी गया था, हालांकि इसे F करार कर दिया गया था क्योंकि उसमें पॉलिटिकल सन आ गया था। तो चलिए अब वाला क्वेश्चन है कि मिल्टन को पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा किसने है? तो ये कहा है जॉन ड्राइडन ने। ड्राइडन ने मिल्टन को कहा था मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, और जॉन ड्राइडन मिल्टन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने ये म्यूज़िकल एडाप्टेशन लिखा है पैराडाइज लॉस्ट का, द स्टेट ऑफ इनोसेंस। तो ये भी एक क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इनोसेंस, मतलब ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। द स्टेट ऑफ इनोसेंस ये एक म्यूज़िकल एडाप्टेशन है जो उन्होंने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट का। पैराडाइज लॉस्ट का ये एक म्यूज़िकल एडाप्टेशन, आप खुद ही देख रहे हैं कि जो मैं बता रही हूँ इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये नहीं कि क्वेश्चन भी बताया
और उसके साथ आपको जवाब बता दिया। इसके साथ मैं आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ प्लीज़ नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो यूट्यूब पे बहुत ही सिंपल और वैसे क्वेश्चंस जो हैं बनाकर और उन्हें ये कह देते हैं कि भाई मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप लोग ये याद रखिएगा कि जो वो क्वेश्चंस आ रहे थे वो कि शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ, या शेक्सपियर की ने न्यू प्लेस कब खरीदा, या शेक्सपियर के बच्चों का नाम क्या था, तो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, क्योंकि ऑब्वियसली इससे लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ गया है। तो आप लोग जब नोट्स बनाते हैं तो बाकायदा वो पॉइंट्स बना लिया करिएगा। और कभी कभी गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको पिन कमेंट में उसको कर देती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, अगर क्योंकि भाई इंसान गलतियों का पुतला है, तो मैं कौन सा दूसरे ग्रह की प्राणी हूँ, मैं भी तो इसी ग्रह की प्राणी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who said that Shakespeare is above all modern writers, the poet of nature? ये किसने कहा है कि शेक्सपियर above all modern writers, मतलब शेक्सपियर को द पोएट ऑफ नेचर किसने कहा? तो ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। वो डॉक्टर जॉनसन जो कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे, मगर उन्होंने भी शेक्सपियर के लिए कहा है, मतलब मैं ऐसी कह रही हूँ कि वो किसी की तारीफ नहीं करते थे, कि शेक्सपियर के बारे में कहा है अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स द पोएट ऑफ नेचर। यस, शेक्सपियर को मॉडर्न राइटर माना जाता है क्योंकि शेक्सपियर से मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हुई है। और ये जो है डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को प्रेज करा है अपने वर्क प्रीफेस टू शेक्सपियर में। ये डॉक्टर जॉनसन का वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को प्रेज किया है। ठीक है, प्रीफेस टू शेक्सपियर में उन्होंने द पोएट ऑफ नेचर कहा है शेक्सपियर को। ओहो, Alexander's Feast of the Power of Music is an ode written by Dryden in celebration। हम अगर बात करें ड्राइडन की, तो ड्राइडन was the first official poet laureate, और ड्राइडन ने एक ये वर्क लिखा था Alexander's Feast, और ये किस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए था? एक मिनट, ये था सेंट सिसिलियाज डे को सेलिब्रेट करने के लिए किया था। इसमें अलेक्जेंडर जो है वो एक फीस्ट देता है, सेंट सिसिलिया अलेक्जेंडर एक फीस्ट देता है अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। और पावर ऑफ म्यूज़िक जो है अलेक्जेंडर फीस्ट का सबटाइटल है, अलेक्जेंडर फीस्ट का, जो कि लिखी है ड्राइडन ने। द टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये और ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि द गोल्डन बो से लिया है या फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। एक बात याद रखिएगा, टी.एस. इलियट चाहे पीजीटी के पेपर में है, लेकिन टी.एस. इलियट मॉडर्न एज का वो राइटर हैं जिन्होंने उस मॉडर्न एज पे प्रभाव बहुत डाला है। अक्सर टी.एस. इलियट जैसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सारे टर्म्स टी.एस. इलियट से रिलेटेड काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि द टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड वो वर्क है जो मॉडर्न एज का को रिप्रेजेंट करता हुआ वर्क है, जो एज़रा पाउंड को उन्होंने समर्पित करा है। ये वर्क जो है, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो कन्फ्यूज़न को दूर करती हूँ और बताती हूँ कि ये लिया गया है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से। अब ये वर्क किसने लिखी है? एक्चुअली ये जो वर्क है ये लिखा है जेसी एल वेस्टन ने। ये वर्क लिखा है जेसी एल वेस्टन ने। इन्होंने जेसी एल वेस्टन ने लिखा, और वेस्टलैंड के जो टी.एस. इलियट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से इसका जो है वो टाइटल लिया, मतलब इसमें ही इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वर्क। और आपको पता है रिचुअल टू रोमांस जो कि जेसी एल वेस्टन का वर्क है, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गोल्डन बो। फ्रेजर के गोल्डन बो से प्रभावित थी जेसी एल वेस्टन,
और जेसी एल वेस्टन के वर्क फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से टाइटल लिया गया है मॉडर्न एज की पोएम द वेस्टलैंड से। देखा कितना उलझा हुआ क्वेश्चन था ये। द फर्स्ट मेंशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क कैन बी फाउंड इन। अब चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ये मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो पढ़ी हुई चीज़ है, मैं ये नहीं कहती देखिए कहीं को मेरे पीछे पड़ जाए हमारे दिमाग में ऐसे क्यों आएगा, एक जनरल उसमें कहती हूँ टोटल्स मिसलेनी के एकदम से सबके दिमाग में आता है क्योंकि ये पढ़ा हुआ है कि भाई टोटल्स मिसलेनी है या पैशनेट पिलग्रिम है, ये पढ़ा हुआ है। तो शायद शेक्सपियर के वर्क का पहला मेंशन इसी में देखने को मिलता होगा। नहीं, शेक्सपियर के वर्क का पहला मेंशन जो है वो पैलेडिस टेमिया में देखने को मिलता है। ये इसका जवाब है। पैलेडिस टेमिया ये फ्रांसिस मैरिस ने लिखा था, फ्रांसिस मैरिस ने, और इसमें उन्होंने शेक्सपियर का नाम कई बार लिया है और 12 प्लेज शेक्सपियर के उन्होंने मेंशन करे हैं। तो शेक्सपियर का जो ऑथेंटिक जिसे मानते हैं कि सबसे पहले शेक्सपियर के वर्क को किस में जो है वो बताया गया है, उसमें मेंशन किस में किया गया है, तो दैट वाज पैलेडिस टेमिया जो कि फ्रांसिस मैरिस ने लिखा था और उन्होंने शेक्सपियर के 12 प्लेज का मेंशन जो है 12 प्लेज were mentioned by him. ठीक है जी, तो पैलेडिस टेमिया है। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक। इनमें से कौन सा क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक है। अब फिर वही वाली बात करते हैं, एपिक तो यार इसमें पैराडाइज लॉस्ट भी है, एनियड भी है और प्रोमेथ्यूज अनबाउंड होना चाहिए था और फेरी क्वीन भी है। तो क्रिश्चियन वैल्यूज़ को बताता हुआ कौन सा है, तो ये है जी फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो कि लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। स्पेंसर लिखना तो चाहते थे 12 किताबों में, ये 6 बुक्स में है, जिनमें से पहली 3 1590 और बाकी की 3 1596 में आई। और फेरी क्वीन में उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया है और उन्होंने सर फिलिप सिडनी को भी इसमें पर्सोनिफाई करा है, इसमें दिखाया है। और ये जो क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज़ जो हैं वो दिखाई है हर नाइट, यानी कि वो जब उसमें 12 किताबें लिखना चाहते थे तो हर नाइट एक क्रिश्चियन वैल्यू दिखाना चाहते थे। तो दैट इज़ वाई, हालांकि ये एक छोटा एपिक है मगर ये क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्टिक एपिक जो है दैट इज़ फेरी क्वीन। The name assumed by Arnold in Thyrsis is, Thyrsis जो कि एक मिनट, Thyrsis जो कि आर्नल्ड की एलिजी है और इन्होंने ये जो पोएम लिखी है अपने दोस्त A.H. क्लो जो कि 42 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में लिखी है Thyrsis जो कि एक एलिजी है। और इसमें जो नेम आर्नल्ड ने एज्यूम करा है दैट इज़ कॉरिडॉन। कॉरिडॉन जो है वो उन्होंने नाम लिया है और थायरसिस जो है वो लिखी गई थी आर्थर ह्यू क्लो की मृत्यु के उपरांत। वो ही वॉज ओनली 42 years old when he died. Who of the following wrote a famous study of Thomas Hardy which became a statement of his own philosophy of art? पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि भाई इनमें से किसने हार्डी के ऊपर एक वर्क लिखा है जो उनका खुद का ही उन फिलॉसफी ऑफ आर्ट बन गया। तो ये बात करते हैं D.H. लॉरेंस की। D.H. लॉरेंस जो कि एक मॉडर्न राइटर थे और उन्होंने वर्क लिखा है स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। हार्डी जो कि बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज को। स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी उन्होंने लिखा है ये वर्क और उसमें उन्होंने हार्डी को अपना मास्टर जो है वो माना है। तो इनमें से D.H. लॉरेंस ने स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी लिखा एंड ही सेड दैट हार्डी वाज हिज मास्टर।
Which famous Elizabethan man of letters wrote the first mask in English, The Mask of Blockness? आपको पहले बताएंगे मास्क जो है वो आए हैं इटली से, और मास्क जो है वो लिखा है बेन जॉनसन ने। ये जो द मास्क ऑफ ब्लॉकनेस है ये लिखा है बेन जॉनसन के द्वारा। मास्क वो होते हैं जिसमें जो एक्टर्स होते हैं दे वियर मास्क ओवर देयर फेसेस, और वो म्यूज़िक एंड जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ दे एंटरटेन द audience. The meaning of the phrase carpe diem is, carpe diem जो वर्ड है फ्रेज उसका मीनिंग क्या है? आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, कौन सी पिक्चर है, गोलमाल पिक्चर है, उसका है जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये लाइंस जो हैं कार्पे डाइम का यही मतलब होता है। कार्पे डाइम मीन्स सीज द डे, डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट एंड लिव टू द फुलेस्ट। सही बात है, 4 दिन की जिंदगी है, जी लो इसे खुशी खुशी। तो ये जो कार्पे डाइम जो वर्ड है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉरी, इसका जो ये मीनिंग है, इसका मीनिंग है सीज द डे। और कार्पे डाइम के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ। ये फ्रेज है कार्पे डाइम जो कि लिया गया है लैटिन पोएट हॉरेस के ओड्स से। तो ये याद रखिएगा, कार्पे डाइम इज द वर्ड, इज द फ्रेज विच इज टेकन फ्रॉम Latin poet Horace Odes, or which means seize the day. It means live in the present, don't think about the future. The character dash in the Fairy Queen has been considered a personification of Sir Philip Sidney. मैंने अभी आपको बताया था कि फेरी क्वीन जो कि स्पेंसर ने लिखा 6 किताबों का एक एपिक है, और उसमें उन्होंने सर फिलिप सिडनी को किस रूप में दिखाया है। सर फिलिप सिडनी जिन्हें उन्होंने अपनी शेफर्ड्स कैलेंडर भी डेडिकेट करी है, तो उन्होंने उन्हें दिखाया है रेड क्रॉस नाइट के रूप में, उन्हें दिखाया है सर फिलिप सिडनी को। इन विच वर्ड डू यू फाइंड, इन विच वर्क है ये वर्ड नहीं है, वर्क है। ढूंढने वाले इसमें भी गलती ढूंढ लेंगे, मैडम आपने वर्ड लिख रखा है ये, फिर आप लोग कहोगे मैम आप जो है छोटी छोटी चीज़ों पे कह, कोई बात नहीं भाई, गलती हो जाती है। In which work do you find these lines? Sweet are the uses of adversity which like the toad, ये भी toad है, TOAD toad, ugly and venomous wears yet a precious jewel in his head। ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ये ड्यूक सीनियर के द्वारा कही गई लाइन्स हैं एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट जो कि शेक्सपियर का एक रोमांस है, और जो कि जिसका सोर्स है रोजलिंड, और इसमें ये लाइंस जो हैं वो कही गई हैं ड्यूक सीनियर के बारे में। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इट मीन्स कि चाहे कितनी भी परेशानियां आएँ उसके बाद कष्ट जो है उनसे एक सुख जो है वो मिलता है। विच लाइक द टोड अगली एंड वेनमस, कि जैसे टोड जो कि बुरा होता है देखने में और जहरीला होता है, लेकिन अपने अंदर एक मणि पहने रहता है। तो हर बुरी चीज़, जो चीज़ बुरी लगती है वो अंदर से अच्छी होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे हम कह सकते हैं। तो ये है हमारा मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉमस मोरेज यूटोपिया वॉज ओरिजिनली रिटन इन। टॉमस मोरे ने एक वर्क लिखा है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है अ प्लेस नोवेयर टू फाउंड, एक ऐसी जगह जो है ही नहीं। एक्चुअली ये जो वर्क है इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन लैटिन, और इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था। तो सर टॉमस मोरे ने जब इस वर्क को लिखा था तो ये ओरिजिनली लिखा गया था लैटिन में, और इस वर्क का मीनिंग है a place nowhere to found। Chaucer's Troilus and Cressida and Parliament of Fowls were written in the metrical form। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है, मतलब घुमा के दे दिया है। मेट्रिकल फॉर्म है इसका जो सही से है। चौसर, अभी मैंने आपको पूरा बताया था, पहला क्वेश्चन था और फिर ये 20th क्वेश्चन है।
चौसर ने 7 लाइन स्टेंजा, जिसे राइम रॉयल भी कहा जाता है, चौसर ने ट्रायलस एंड क्रेसिडा एंड पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स जो लिखा है वो चौसेरियन यानी कि 7 लाइन स्टेंजा में लिखा है। और इवन चौसर ने इस स्टेंजा को कैंटरबरी टेल्स की भी 4 टेल्स के लिए यूज़ किया है। Who wrote What Happens in Hamlet? भाई ये किसने लिखा है What Happens in Hamlet? तो थोड़ा चलिए इसके बारे में बताती हूँ। ये जो वर्क है किसने लिखा है, ये लिखा है डवर विल्सन ने, और ये लिखा है 1935 में कि भाई हु रॉट व्हाट हैपन्स इन हैमलेट। ये एक बहुत हैमलेट के ऊपर लिखा हुआ एक काफ़ी फेमस वर्क है व्हाट हैपन्स इन हैमलेट, और लिखा है किसने, डवर विल्सन ने, और 1935 में। ब्लैंक वर्स फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश पोइट्री इन सरेस ट्रांसलेशन ऑफ। आप लोगों को पता होगा कि याट एंड सरे का नाम एक साथ लिया जाता है, हालांकि उन दोनों के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस था। सरे ब्लैंक वर्स लेकर आए थे, पोइट्री में उन्होंने यूज़ किया था, और उन्होंने यूज़ किस में किया था, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था एनियट को। एनियट की ट्रांसलेशन करी थी, एनियट की उन्होंने ट्रांसलेशन करी थी, तो उसमें उन्होंने ये ब्लैंक वर्स को सबसे पहले पोइट्री, देखो ब्लैंक वर्स को सरे लेकर आए थे, पोइट्री में उन्होंने यूज़ करा, और बाद में ड्रामा में जो है वो नॉर्टन एंड सेक्विले ने यूज़ करा। इन विच वर्क डज स्पेंसर डिस्क्राइब चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। किस वर्क में चौसर को स्पेंसर ने द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहा है, तो ये कहा है जी फेरी क्वीन में। द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड का मतलब है चौसर का कोई फॉरेन वर्ड का यूज़ ना करना, तो ये स्पेंसर ने चौसर के लिए यूज़ करा है फेरी क्वीन में। फेरी क्वीन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको इसमें पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये फेरी क्वीन में उन्होंने ये कहा है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। द वॉर ऑफ द रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका आंसर है 1455 से 1485। ये सीरीज ऑफ सिविल वॉर्स थे जिसमें हेनरी VI, एडवर्ड IV एंड रिचर्ड III। प्लेंटेजेनेट्स के 2 हाउस थे, यॉर्क्स एंड लिंकेस्टर्स, उनके बीच में ये युद्ध थे वॉर ऑफ रोजेस, जिनमें रेड रोज़ और वाइट रोज़ उनके सिंबल्स थे, और इसमें लास्ट यॉर्क किंग को हरा के एक नई वंशावली आई थी, हेनरी VII के साथ ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। तो ये सिविल वॉर्स थे जो हेनरी VI, एडवर्ड IV और रिचर्ड III के समय से चल रहे थे, और लास्ट में उसे हरा के यॉर्क के किंग को हरा कर एक नई डायनेस्टी लैंकेस्टर्स का क्लेम जो है वो आया था, जिसमें हेनरी VII एक नई ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, और बाद में उसने दोनों हाउसेस को मिला दिया था। Dash called Byron and Shelley the satanic school, provoking Byron to reply in the vision of judgment। अरे ये थे महाराज साउदे। साउदे जो कि एक लेक पोएट थे, इन्होंने एक टर्म जो है वो निकाली सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। इन्होंने अपने वर्क अ विजन ऑफ जजमेंट में बायरन और शेले को सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री का प्रपाउंडर बताया, क्योंकि उनके हिसाब से ये लोगों में सैटन की क्वालिटीज़ हैं, ये किसी नियम कानून को नहीं मानते। इससे गुस्सा होके बायरन ने रिप्लाई दिया था द विजन ऑफ जजमेंट में। रोमन आ क्लेफ इज़ अ फ्रेंच टर्म दैट मीन्स, रोमन आ क्लेफ जो कि ये एक लिटरेरी टर्म है, और रोमन आ क्लेफ का मतलब होता है और नॉवल विद अ की। ये इसका मतलब होता है
अ नॉवल विद अ की, और इसमें जो नॉवेल्स होते हैं फिक्टिशियस नॉवेल्स विद रियल पीपल, यानी कि नॉवेल्स तो काल्पनिक होते हैं मगर उसमें रियल पीपल की कहानी, मतलब कल्पना और उसका फिक्शन और नॉन फिक्शन को मिक्स किया जाता है। तो रोमन अ क्लेफ का मतलब होता है नॉवल विद अ की। Who said Shakespeare was the Homer or father of our dramatic poets? Johnson was the Virgil, the pattern of elaborate writing. ये किसने कहा है? तो ये कहा है ड्राइडन ने। ड्राइडन जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। ये ड्राइडन ने कहा है ड्रामेटिक पोइजी में शेक्सपियर के लिए। इसमें उन्होंने बेन जॉनसन और शेक्सपियर को कंपेयर करा है ड्रामेटिक पोइजी में। डैश इज कीट्स पोएम मॉडल्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। कीट्स की कौन सी पोएम पैराडाइज लॉस्ट पर आधारित है? कीट्स की जो पोएम, देखिए कीट्स जो मैंने आपको बताया था यंगर रोमांटिक, और कीट्स की जो पोएम पैराडाइज लॉस्ट पर बेस्ड है दैट इज़ हाइपीरियन। ये एक अधूरी पोएम है, उन्होंने उसे खुद ही छोड़ दी थी, टू मैनी मिल्टॉनिक इन्वर्जन्स कह के। और हाइपीरियन जो है वो पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बट कीट्स को खुद ही ये पोएम जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आई। He was the man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul। ये किसने किसके बारे में कहा है कि वो एक ऐसा इंसान था जो चाहे मॉडर्न हो और एंशियंट पोएट्स में हो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव सोल था। तो ये लाइंस जो हैं वो कही गई हैं, ड्राइडन ने कही है शेक्सपियर के बारे में एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में। मैंने अभी आपको बताया ड्राइडन भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो राइटर हैं, और ड्राइडन ने कहा है शेक्सपियर को एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में। एंड द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज इन विच In which of these plays does the character Shakespeare appear? Shakespeare as a character कौन से प्ले में अपीयर होता है? तो इसका आंसर है बिंगो। ये जो प्ले है बिंगो, ये सीन्स ऑफ, इसका पूरा है टाइटल है सीन्स ऑफ मनी एंड डेथ। और ये जो प्ले है इसमें शेक्सपियर को दिखाया गया है एक बूढ़ा और रिफ्लेक्टिव एन ओल्ड एंड रिफ्लेक्टिव मैन जो और चीज़ों के बारे में सोचने की जगह फिनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये लिखा है बिंगो, दैट वाज रिटन एडवर्ड बॉन्ड। एडवर्ड बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ ये वर्क है बिंगो, और इसका पूरा टाइटल है सीन्स ऑफ मनी एंड डेथ। इसमें शेक्सपियर एक बूढ़े और रिफ्लेक्टिव व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं हु इज़ कंसर्न मोर अबाउट मनी एज कम्पेयर टू फेम। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए, और अगर अच्छे लगे हों तो नोट्स बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगे आपको क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।